हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समास के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि समास क्लास परीक्षाओं से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो चाहे वह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीटेट के, यूपी टेट के या अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम हों या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, समास एक प्रश्न के रूप में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो अगर हम इस वीडियो के माध्यम से समास की परिभाषा, समास की विशेषता, समास के प्रकार, उसके उदाहरण अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के छात्रों को अपनी विषयगत परीक्षाओं में भी बहुत सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं पहले समास शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। जैसे हम अपनी बात को बहुत बड़े शब्दों में न कह करके छोटे शब्दों के माध्यम से जब अपनी प्रतिक्रिया पूरी करते हैं तो वह समास कहलाती है। अब परिभाषा के रूप में हम देखें तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास है। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण, जहाँ विभक्तियाँ और योजक चिन्ह आदि लुप्त होकर के सामासिक पद बनाते हैं, वहाँ समास होता है। अब जैसे राजा का पुत्र है तो हम उसमें से विभक्त चिन्ह का हटा देंगे तो राजपुत्र जो हो जाएगा सामासिक पद होगा और वह समास कहलाएगा। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। जैसा कि बिहारी ने भी समास शैली का प्रयोग किया, छोटे छोटे दोहों के माध्यम से बड़ी बातों को उन्होंने कह डाला है। तो परिभाषा के रूप में स्पष्ट होती है कि समास जो है वह शब्दों का मेल है और संधि जो है वह वर्णों का मेल है। समास में दो शब्द मिलकर के समस्त पद बनते हैं और विभक्तियाँ लग करके, विभक्त चिन्ह लग करके उनका विग्रह करते हैं। तो इस तरह समास परिभाषित हुआ। और समास की परिभाषा के बाद समास की विशेषताओं के रूप में अगर हम देखें तो मुख्यतः समास में कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होता है। दो या दो से अधिक पद एक पद होकर के एक ही भाव बनते हैं। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समास का विग्रह हट करके अलग क्रम बनता है तो वह समस्त पद कहलाता है। तो मुख्यतः समास में दो पदों का योग होता है और दो पद मिलकर जब एक नए पद का रूप धारण करते हैं तो वह समस्त पद होता है। और समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, एक पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब सामासिक पद का प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है और सामासिक पद का द्वितीय पद जो है उत्तर पद कहलाता है। जैसे समस्त पद अगर रसोई घर है तो इसका पूर्व पद हो जाएगा रसोई और उत्तर पद हो जाएगा घर। उसी तरह जलमग्न है तो आप सामासिक विग्रह करेंगे तो जल में मग्न, तो जल जो है वो पूर्व पद है और मग्न जो है उत्तर पद है। तो इस तरह समास का विग्रह होता है। अब हम देखेंगे कि समास के भेद। मुख्यतः समास के 6 भेद हैं, जिनमें हम सबसे पहले तत्पुरुष समास को लेते हैं। तत्पुरुष समास में जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, प्रधान होता है, प्रधान का मतलब मुख्य होता है जिस पर उत्तर आपका टिका होता है, और द्वितीय पद गौड़ होता है, गौड़ का मतलब केवल वो पूर्ति के लिए होता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और सबसे पहले तत्पुरुष समास की विशेषता है कि उसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों का जो चिन्ह होता है वह समस्त पद में लुप्त होता है, लेकिन विग्रह करने पर वे द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के यानी कर्म से लेकर के अधिकरण तक के चिन्ह विग्रह करने पर प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे हम देखें कि जो
उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। तो जो विभक्त चिन्ह है प्रथमा ने द्वितीया को, तो को जो है वह विग्रह में प्रयुक्त होगा स्वर्ग को प्राप्त, लेकिन जब समस्त पद बनेगा स्वर्ग प्राप्त उसमें द्वितीया का चिन्ह नहीं दिखाएगा। माखन चोर, माखन चोर का विग्रह हम करेंगे तो माखन को चुराने वाला, तो यहाँ विभक्त चिन्ह को प्रयुक्त हुआ है और समस्त पद में माखन चोर हो जाएगा, तो यहाँ द्वितीया तत्पुरुष समास है। इसी तरह हम तृतीया तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष को देखें तो तृतीया का चिन्ह है से या द्वारा। तृतीया तत्पुरुष है से या द्वारा। तो उदाहरण के रूप में हम देखें हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई, तो से या द्वारा का प्रयोग तृतीया तत्पुरुष में हुआ है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, समस्त पद जो है बाढ़ पीड़ित है और विग्रह का पद बाढ़ से पीड़ित हो जाएगा। तो इसी तरह तृतीया के बाद फिर हम चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष को देखते हैं, जिसका चिन्ह है के लिए या के द्वारा। तो जैसे समस्त पद रसोई घर है, विग्रह हम करेंगे तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। या राह खर्च है तो राह के लिए खर्च, तो राह खर्च जो हो गया यह समस्त पद है और के लिए जो हो गया ये चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष है। फिर पंचमी से अपादान अलग होने के अर्थ में, जैसे तृतीया में भी से लगा हुआ है और पंचमी में भी से लगा हुआ है, तो तृतीया का पंचमी जुड़ा हुआ है और पंचमी का तृतीया का जो से है वह जुड़ा हुआ है, जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और पंचमी का जो से है वो अलग होने के अर्थ में। तो इसे हम अपादान तत्पुरुष कह सकते हैं पंचमी को। जैसे पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, से जो विग्रह है वह अलग होने के अर्थ को प्रतीत कराता है, तो पथ भ्रष्ट सामासिक पद हुआ और उसका विग्रह करने पर पथ से भ्रष्ट उत्तर आ जाएगा। दूसरा उदाहरण इसका हम पंचमी का देखें तो देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला समस्त पद है और देश से निकाला पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह हम खष्टी तत्पुरुष को देखें तो खष्टी का चिन्ह है का, की, के, रारी, रे। तो खष्टी में हम देखें उदाहरण राजा का पुत्र, तो क हम विभक्त चिन्ह जब लगाएंगे तो विग्रह हो जाएगा और राजपुत्र अगर हम लिखेंगे तो सामासिक पद हुआ। राजपथ, राजा का, राज्य का पथ, तो क शब्द जो है क यहाँ हुआ विभक्त चिन्हों के साथ प्रयुक्त होकर के खष्टी तत्पुरुष का बोध कराता है। और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी विभक्त का जहाँ चिन्ह लोप हुआ है, जैसे कर्मवीर, तो समस्त पद कर्मवीर हो जाएगा और विग्रह करेंगे तो कर्म में वीर हो जाएगा। इसी तरह सप्तमी का उदाहरण है घुड़सवार, तो विग्रह करने पर घोड़े पर सवार विग्रह रूप होगा और अगर पर हटा दें तो घुड़सवार जो है वह आपका समस्त पद हो जाएगा। तो इस तरह तत्पुरुष समास जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्यतः हम लोगों ने इस चर्चा के दौरान देखा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है, लेकिन सबसे अच्छी पहचानने की विधि है कि जहाँ द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों का, विभक्त चिन्हों का लोप होता है और विग्रह करने पर विभक्त चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, वहाँ हम बहुत सहज सरल ढंग से तत्पुरुष समास का निर्धारण कर लेते हैं। दूसरा समास कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास से अभिप्राय है कि वह सामासिक पद जिसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। मतलब जिस समास में एक पद अगर विशेषण है तो दूसरा विशेष्य है और एक उपमेय है तो दूसरा उपमान। अब हम विशेषण को देखेंगे कि विशेषण मतलब वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण हो गए, और विशेष मतलब संज्ञा और सर्वनाम के शब्द। तो अब सामासिक पद में एक पद अगर विशेषण है तो दूसरा विशेष्य है। उदाहरण हम देखेंगे पीतांबर, तो पीत है जो अंबर,
तो पीत शब्द अंबर जो है वह संज्ञा का शब्द है, विशेष है, और उसकी विशेषता क्या है कि पीत है जो अंबर। दूसरा उदाहरण है नील गगन। तो नील जो है यह विशेषण है और गगन जो है विशेष है, तो गगन की विशेषता है कि वह नील गगन है। तो इस तरह जिस सामासिक पद का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला और विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम के शब्द, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक इसी तरह इसका दूसरा क्रम है कर्मधारय में कि उपमेय और उपमान। उपमेय का मतलब जो उपमा के लायक है, और उपमान मतलब जिससे उपमा दी जा रही है। तो विग्रह करके हम समस्त पद देखेंगे, जैसे कमल नयन। कमल नयन है तो यहाँ नयन की तुलना जो है, नयन की उपमा जो है वह कमल से दी गई है। तो इसलिए अगर हम विग्रह करेंगे तो कमल नयन का विग्रह हो जाएगा कमल जैसे नयन, और इसका समस्त पद हो जाएगा कमल नयन। तो एक शब्द यहाँ उपमेय है, दूसरा उपमान है। चरण कमल, तो चरण की तुलना या उपमा किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो यहाँ चरण जो है वह उपमेय चरण जो है वह उपमेय है और कमल जो है वह उपमान है। चरण कमल समस्त पद हुआ। तो इस तरह कर्मधारय समास में मुख्यतः विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का योग होता है। एक पद अगर विशेषण है तो दूसरा विशेष। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम या जिसकी विशेषता बता रहा है। और उपमेय उपमान का मतलब है कि उपमेय का मतलब जो उपमा के लायक है, और उपमान मतलब जिससे उपमा दी जा रही है। तो इस तरह हमको भली भांति समझ में आ गया कि कर्मधारय समास क्या होता है। जिस सामासिक पद का एक पद विशेषण, दूसरा विशेष, अगर एक पद उपमेय है तो दूसरा उपमान होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब तीसरा समास द्विगु समास आ गया। द्विगु समास सबसे ही सहज और सरल है, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्याओं से युक्त 2, 4, 5, 10, 3, 8, 9 ऐसे करके। जैसे अगर अब हम देखें तो तिरंगा शब्द है, तो तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार। 3 जो है वह संख्यावाची शब्द है। तो 3 शब्द प्रथम पद में संख्या के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम बिल्कुल पहचान लेंगे कि तिरंगा शब्द जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है। दोपहर, इसी तरह दोपहर को हम देखें तो दो पहरों का समाहार, 2 शब्द जो है संख्यावाची होने से द्विगु समास का बोध कराता है। नवरस, 9 जो है संख्यावाची शब्द है, इसलिए 9 रसों का समाहार नवरस के रूप में द्विगु समास स्पष्ट करता है। तो द्विगु समास स्पष्ट हुआ कि जिस सामासिक पद का प्रथम पद संख्या से युक्त हो और संख्यावाची हो, वहाँ द्विगु समास होता है। उदाहरण से द्विगु समास के क्लियर हुए स्पष्ट उदाहरण। चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, न पूर्व पद न पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा पद ही प्रधान होता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तो एक नया पद बनकर के, नया शब्द बनकर के सामने आता है जो दोनों से अलग अर्थ की प्रतीत कराता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। परिभाषा आपकी हो गई कि जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है गजानन। गजानन का विग्रह करने पर गज के समान आनन है जिसका, अर्थात जहाँ अर्थात लग कर के एक नया अर्थ हमको मिल रहा है, तो वहाँ आपका बहुव्रीहि समास होगा। अर्थात मतलब श्री गणेश जी। गज के समान मुख है जिसका, अर्थात एक नया अर्थ हमको श्री गणेश आ गया। दूसरा उदाहरण हम लंबोदर को देखें तो लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। उत्तर आपका आ गया श्री गणेश। पंचानन, 5 आनन है जिसके। अब हम उसका अर्थ लाक्षणिक अर्थ निकाल लें कि 5 मुख किसके हैं, अर्थात शिव जी।
तो जहाँ एक अलग अर्थ निकल रहा है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसी तरह एक अंतिम उदाहरण हम देखें कि चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात हमको चतुर्भुज से विष्णु रूप मिल गया, तो 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात श्री विष्णु। तो हम बहुव्रीहि समास को बड़े अच्छे अर्थों में समझ लेते हैं कि जहाँ कोई पद प्रधान नहीं है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों समान महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, समान भूमिका रखते हैं, लेकिन जब हम इनका विग्रह करते हैं बहुव्रीहि में तो एक नए अर्थ की प्राप्ति होती है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। और इसी तरह अगला समास हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और लेकिन विग्रह करने पर उनके बीच में और, या, तथा, अथवा शब्द प्रयुक्त हों, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब जैसे उदाहरण हम देखें, रात दिन, विग्रह हम करेंगे तो रात और दिन आ जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य आ जाएगा। हरा भरा, हरा और भरा हो जाएगा। मोह माया, मोह और माया। तो जब हम द्वंद्व समास में दोनों पद प्रथम और द्वितीय दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विग्रह करने पर तथा, अथवा, या शब्द प्रयुक्त होता है। सामासिक पद में हाइफन लगा होगा, इसकी मुख्य पहचान है। हाइफन के साथ विग्रह करने पर वह शब्द प्रयुक्त होगा। जैसे जन्म मरण है, तो जन्म मरण के बीच में हाइफन लगा है, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह रूप समस्त पद का हो जाएगा, जन्म और मरण। तो इस तरह समस्त पद में जो किंत, परंत, तथा, अथवा जो योजक चिन्ह हैं वह लुप्त होते हैं और विग्रह करने पर प्रयुक्त हो जाते हैं। यस, अपजस, जैसे यस और अपजस। और अंतिम समास के हम रूप में देखेंगे अव्ययी भाव समास, जिसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय, अव्यय का मतलब वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के भी परिवर्तित होने पर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। लिंग, वचन, कारक के बदलने पर भी उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इनमें मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द जो हैं वो अविकारी हैं, अव्यय हैं। तो अब पहला पद अव्ययी भाव समास का अव्यय से युक्त होता है या एक और उपसर्गों वाला होता है, जिसका प्रथम पद उपसर्गों से युक्त हो। उपसर्ग चाहे वह हिंदी के उपसर्ग हों चाहे संस्कृत के उपसर्ग हों, उनमें से कोई न कोई उपसर्ग प्रथम पद में जरूर प्रयुक्त होंगे। और एक अन्य बात और अलग है कि अगर एक ही शब्दों को एक से अधिक बार दोहरा दिया गया हो तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। अब हम देख लें उदाहरण, जैसे अजन्मा है, तो अ जो है उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द है और उसमें अ उपसर्ग लग करके अजन्मा बना है। अव्ययी भाव समास जैसे यथाशक्ति है, तो यथा जो है वह अव्यय का शब्द है, तो शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। फिर अगर हम शब्द को दोहरा दें, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, कानों कान, तो शब्द जो है अगर दोहरा दिए गए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होते हैं। तो इस तरह अव्ययी भाव समास का स्पष्टीकरण हुआ कि जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय से युक्त हो, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने के बाद भी बदल नहीं रहे हों। और दूसरी पहचान है कि वे उपसर्गों वाले भी हो सकते हैं। और तीसरी पहचान है कि उन्हीं शब्दों को एक से अधिक बार दोहराया भी गया हो। तो ऐसे पद, समस्त पद जो हैं वो तत्पुरुष समास के रूप में कहलाते हैं। तो अब हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समास क्या है, समास दो पदों का मेल है, समास की विशेषता क्या है कि हम कम से कम बातों में अपनी बड़ी से बड़ी बातों को व्याख्या रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और दो पद मिलकर के एक नया पद जो धारण करते हैं उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दो विभाग हैं जिसे हम पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जानते हैं। और इसके बाद तत्पुरुष समास, जहाँ द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप हो करके
विग्रह के समय प्रयुक्त हो तत्पुरुष हुआ। कर्मधारय समास जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो। द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। बहुव्रीहि समास जहाँ विग्रह करने पर एक अलग अर्थ नए अर्थ की प्राप्ति हो। और द्वंद्व समास जहाँ और अथवा किंतु परंतु शब्द विग्रह करने पर प्रयुक्त हो। और अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद अव्यय से युक्त हो, उपसर्गों से युक्त हो या एक ही शब्द को एक से अधिक बार दोहराया गया हो। इस तरह हम लोगों ने समास, उसकी विशेषता और प्रत्येक समास का उदाहरण और परिभाषा बहुत ही अच्छे ढंग से हमने सुना, समझा और जाना। इसको हम अगर इस वीडियो के माध्यम से पूरी मनोयोग के साथ सुनेंगे तो अवश्य ही निसंदेह समास क्या है, उसकी महत्ता क्या है और उसके प्रकार क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या हैं, सब अच्छी तरह हमारे समझ में आ जाएगा। और हमारे परीक्षा की दृष्टि से मुख्यतः समास की परिभाषा आदि न पूछ करके समास दे करके उनका नाम पूछा जाता है या नाम दे करके समास का उदाहरण लिखना होता है।